हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी का अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी है। क्योंकि जब मैं किसी नई वीडियो को बनाने के बारे में सोचता हूं तो मेरे माइंड में कई सारे टॉपिक एक साथ घूमने लगते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक टॉपिक को फाइनल करके उसके ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आज की ये कहानी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक नरभक्षी इंसान के बारे में बताऊंगा, जो कि अपने समय का सबसे ज्यादा खतरनाक तानाशाह माना गया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही ज्यादा गरीबी भरे और बेरोजगारी से भरे हुए देश युगांडा से। एक तरफ तो युगांडा की गरीबी और दूसरी तरफ ईदी अमीन का एक आलीशान बंगला। ये बंगला और इसकी दीवारें और इसके तहखाने आज भी लाखों और हजारों लोगों की दर्दनाक कहानियों का गवाह है, क्योंकि आज भी इस महल के तहखाने में पुराने खून के निशान, इंसानी हड्डियां और लोगों के संघर्ष की निशानियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस इंसान के ऊपर लगभग 7 लाख लोगों के बेरहमी से कत्ल का इल्जाम था। तो दोस्तों, युगांडा में जब तक इसकी सरकार रही तब तक इसके समय में कोई भी अगर इससे टकराया तो वो जिंदा नहीं बचा। इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि युगांडा में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब युगांडा की सड़कों पर किसी का खून ना बहे। इस ईदी अमीन की सत्ता युगांडा के ऊपर लगभग 8 सालों तक रही और इस 8 सालों में उसने अपनी जनता पर दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के जुल्म किए। लेकिन एक बहुत अजीब बात थी कि दुनिया भर के जुल्म करने के बाद भी युगांडा की जनता इसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने 8 साल तक इसको प्रेसिडेंट बनाकर रखा था। लेकिन क्यों, इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म 1924 से लेकर 1925 के बीच में नॉर्थ वेस्ट युगांडा में कापुआ ट्राइब में हुआ था और उस समय युगांडा अंग्रेजों की गुलामी का शिकार था। और ये भी बताया जाता है कि कापुआ ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक थे कि अपने धार्मिक आयोजनों में भी इंसानों को मारकर और जानवरों को मारकर उनका खून पी जाया करते थे। और ईदी अमीन इन्हीं कापुआ ट्राइब के लोगों के बीच में पलकर बड़ा हुआ था। उसके लिए किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना बहुत बड़ी बात नहीं थी। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ईदी अमीन की माँ बहुत ज्यादा गरीब थी। वो अपनी गरीबी के कारण ईदी अमीन को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाई और ईदी अमीन को अपने बचपन में ही हर वो छोटा बड़ा काम करना पड़ा जो कि जिंदगी चलाने के लिए जरूरी था। तो दोस्तों, इसी तरीके से टाइम बीतता चला गया और ईदी अमीन ने 20 से 21 साल की उम्र के बीच में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद ईदी अमीन की जिंदगी पूरी तरह बदलती चली गई। उसको आर्मी के अंडर स्विमिंग, बॉक्सिंग और रग्बी की ट्रेनिंग मिली और अंग्रेजों ने इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। और दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ईदी अमीन ने आर्मी में अपने रैंक को बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने उसकी बेरहमी और बर्बरता को देखकर उसे सीनियर आर्मी ऑफिसर बना दिया और 25 जनवरी 1971 को ईदी अमीन ने युगांडा के राष्ट्रपति मिलिटन ओबोटे को उनके पद से हटा दिया और अपनी आर्मी की ताकत से पूरा तख्ता पलट कर दिया। और तो और पुराने राष्ट्रपति मिलिटन ओबोटे के जो भी समर्थक युगांडा में थे, उसने उन सभी को बहुत बेरहमी से मरवा दिया। फिर चाहे वो कोई आदमी हो या कोई औरत हो या कोई पूरा का पूरा समुदाय, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ईदी अमीन अपने समय का सबसे ज्यादा निर्दयी और क्रूर शासक था। उसकी निर्दयता और क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। और दोस्तों, ईदी अमीन ने अपनी चौथी बीवी के साथ जो किया उसे सुनकर तो अच्छे से अच्छे इंसान का दिल दहल जाए। ईदी अमीन अपनी चौथी बीवी को अपने महल के तहखाने में ले गया और वहां जाकर उसका बेरहमी से कत्ल किया। और यही नहीं, उसने अपनी बीवी के हाथों को काटकर उसके टांगों की जगह सी दिया और उसकी टांगों को काटकर उसकी हाथों की जगह सी दिया। ये इतना ज्यादा खतरनाक और दरिंदा इंसान था। और दोस्तों, ईदी अमीन यही नहीं रुका, उसने रातों रात एक ऐसा काम किया जिसने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर भी असर डाला। एक रात जब ईदी अमीन सोया तो अगले दिन उठते ही उसने मीडिया में एक अजीब सा बयान जारी किया। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. उसने ये कहा कि ऊपर वाले ने आकर उसको सपने में ये हुक्म दिया है कि सभी एशिया के लोगों को और सभी बाहर से आए प्रवासी लोगों को युगांडा 3 महीने के अंदर अंदर खाली करना होगा, क्योंकि युगांडा की धरती सिर्फ युगांडा के लोगों के लिए है। और जो कोई हिंदुस्तानी या बाहर का आदमी जाने से मना करता है तो उसको सेना के बनाए गए डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा।
और अपनी जान का जिम्मेवार वो इंसान खुद होगा। और जाने वाले लोगों को अपना सारा सामान वही छोड़कर जाना था। वो सिर्फ अपने साथ 2 बैग लेकर जा सकते थे और जिसमें कि सिर्फ उनको 2 जोड़ी कपड़े रखने की अनुमति थी। उसके अलावा वो कुछ भी लेकर नहीं जा सकते थे। और जिस समय ये फरमान जारी किया गया उस समय इंडियंस लोग वहां की 60% इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। और दोस्तों, लोगों को अपने जमाए बिजनेस और अपनी दौलत को छोड़कर खाली हाथ वहां से निकलना पड़ा था। और जो लोग नहीं जाना चाहते थे वो लोग मारे गए, उनकी लाशों को मगरमच्छों को डाल दिया गया। और जो लोग बेचारे डिटेंशन सेंटर में भेजे गए उनका तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ। उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मिली। ईदी अमीन अपने चेम्बर्स को आदमियों से भरकर उन चेम्बर्स को बंद कर देता था और उसके बाद उन चेम्बर्स के अंदर जहरीली गैस और करंट छोड़ दिया जाता था जिससे कि इंसान बहुत तड़प कर मरते थे। और उसके बाद ईदी अमीन उनमें से कुछ लाशों को अपने रूम में, अपने पर्सनल रूम में ले जाता था। लेकिन वहां उस रूम के अंदर क्या होता था ये राज काफी लंबे समय तक राज बना रहा, क्योंकि उसके रूम के अंदर जाना बिल्कुल मना था। लेकिन एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन जब एक दिन ईदी अमीन की 5वीं बीवी उसके पर्सनल रूम में चुपके से गई तो उसके होश उड़ गए। वो नजारा देखकर वो बिल्कुल दहशत से भर गई, क्योंकि वहां उस रूम के फ्रीजर के अंदर उसने इंसानी कटे हुए 2 सर देखे और इंसानी अंग कई सारे उस फ्रिज में भरे हुए थे और आसपास सभी जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। ईदी अमीन उन लाशों का मांस भी खाता था और उन लाशों के साथ सोता भी था। और फिर इसके बाद वहां के लोगों के सामने उसकी ये गंदी हरकतें धीरे धीरे सामने आने लगी। और दोस्तों, इसी तरीके से उस पागल और सनकी तानाशाह का पागलपन बढ़ता ही चला गया। उसने अपने पागलपन में अपने आसपास के देशों से भी युद्ध छेड़ लिए और जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा और अपने आखिरी दिनों में वो सऊदी अरेबिया भाग गया। तो दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया भाग जाने के बाद भी कुछ समय बाद ईदी अमीन की 16 अगस्त सन 2003 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी युगांडा के खतरनाक और सनकी और क्रूर तानाशाह की। इस तरीके की सस्पेंस और इंटरेस्ट वाली वीडियो की डिमांड बहुत पहले से आ रही थी, जिसे कि मैं अब पूरी कर पाया हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बहुत जल्द किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।